प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हीरोज़ ऑफ द सॉइल के अगले एपिसोड के साथ मैं सैयद फरहान गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, आज के मेरे जो मेहमान हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और ज़हीन इतने हैं कि CSS 3 दफ़ा क्लियर किया। वो रॉबर्ट ब्रूस का है ना, ट्राई अगेन। इन्हें देखें तो हमें लगता है कि वाकई उन्होंने ये ना सिर्फ समरी पढ़ी बल्कि अपने दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट बिठा भी ली। किसी चीज़ से हार नहीं मानते, पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं और अहले मुल्तान की खुशकिस्मती कि वो आजकल मुल्तान में तैनात हैं। 3 सूबों का तजर्बा रखते हैं, KPK में भी सर्व कर चुके हुए हैं, बलूचिस्तान में भी सर्व कर चुके हुए हैं, सिंध में भी सर्व कर चुके हुए हैं। सॉरी, बलूचिस्तान में नहीं सर्व किया, सिंध में सर्व कर चुके हुए हैं और पंजाब में आजकल सर्व कर रहे हैं। तो आज हम इनसे बड़े अच्छे सवालात करेंगे, तीनों सूबों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे आज के मेहमान हैं SP गुलगश्त जनाब हसन जहांगीर साहब। वेलकम टू द शो हसन साहब। थैंक यू सो मच गिलानी साहब, आई एम ऑनर्ड माई सेल्फ। आपने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी, इतनी शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करता था। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज आपके शो के अंदर यहाँ पे आया हूँ, आपने इनवाइट किया। आई एम ऑनर्ड। मैंने थोड़ा सा आपके बारे में बताया, मैं चाहूँगा नाजरीन को आप अपने बारे में थोड़ा सा रीकैप करें। बचपन कैसे गुजरा और आगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, मैं ओरिजिनली तो हम लोग उकाड़ा से बिलोंग करते हैं, मैं वटू फैमिली से हूँ। और हम लोग क्योंकि मेरे फादर भी CSS ऑफिसर थे, तो हम लोग लाहौर के अंदर ही सेटल हो गए। उनकी ज़्यादातर सर्विस लाहौर की रही। तो मैंने मैट्रिक किया है गैरिजन बॉयज़ हाई स्कूल लाहौर कैंट से। उसके बाद मैंने FSc प्री इंजीनियरिंग की थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, आई एम अरावियन। उसके बाद फिर बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग UCP लाहौर से मैंने की। और पहले पुलिस ज्वाइन करने से पहले, मतलब ग्रेजुएट होते साथ, एक तो खैर मैंने CSS क्वालिफाई किया 2011 वाला जो था, उसमें एक पोजीशन से एलोकेशन रह गई थी मेरी, सर्विस ग्रुप नहीं मिला था। फिर मैंने मीनवाइल FPSC के थ्रू एक एग्ज़ाम आया हुआ था, वो भी मैंने क्वालिफाई किया। असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हो गया, वहाँ पे पौने 3 साल तक वहाँ पे रहा मैं। उसी दौरान मैंने दोबारा CSS दिया 2014 का अटैम्प्ट, उसके थ्रू मैं पुलिस में आ गया, मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी। और पुलिस जब इसका इंटरव्यू चल रहा था इस वाले अटैम्प्ट का, तो अगला भी CSS आया हुआ था, उसके भी पेपर्स मैंने दे दिए क्योंकि इसका अभी फाइनलाइज नहीं हुआ था कि ग्रुप क्या बनेगा अल्टीमेटली। तो मेरा इस तरह से तीसरा CSS भी क्वालिफाई हो गया, जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, फिर 2015 वाला भी हो गया था। तो इस तरह से मैं थ्राइस क्वालिफायर हूँ CSS का और ट्वाइस क्वालिफायर हूँ PMS का भी। माशाल्लाह। तो फिर सिलेक्शन आपकी अपनी थी टूवर्ड्स द पुलिस? बचपन से ही जो है मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था पुलिस में आने का। आपके साथ फ़ोटोज़ भी शायद आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रही होंगी। उनके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं बचपन से ही वो पिस्टल्स लेके फिरता था। मुझे टॉयज़ भी पुलिस कार्स और पुलिस वाली चीज़ें पसंद आती थी। और फिर मेरे दादा अबू को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि ये पुलिस में आए। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। फिर मेरे फादर से भी ज़्यादा मेरी मदर को शौक़ था कि मैं पुलिस में आऊँ, तो उनकी तरफ से भी मोटिवेशन मिलती रही। और एक मतलब अपना बचपन से एक माइंड बना लिया था कि बड़े होकर CSS करना है और पुलिस के अंदर आना है। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, सर्व कर रहे हैं आवाम को, तो बड़ी खुशी होती है। टॉयज गन और रियल गन पकड़ के कैसा फील किया? जी, ऑब्वियसली एक जब आप रियल लाइफ में आते हैं, नौकरी के अंदर आते हैं, तो एक आपको एक रियलिटी का शौक़ मिलता है। मूवीज़ के अंदर जो चीज़ें देखने में मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉस्मेटिक्स की होती हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ चीज़ें हकीकत पे भी मबनी होती हैं, लेकिन जो असल चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आप देखते होंगे ये जो मुख्तलिफ क्राइम शोज़ लगते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाला एक ही केस के पीछे बिज़ी है और उसकी जो है वो उसका माइंड टोटली उस पर फोकस्ड है। जबकि पैरेलल के ऊपर यहाँ पे जब सर्विस में आते हैं तो 50-50, 60-60 इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे होते हैं। तो पुलिस के ऊपर नो डाउट यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। रिसोर्सेज जो हैं वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है। सोसाइटी के अंदर आबादी भी बढ़ रही है, क्राइम भी उस हिसाब से डायनामिक्स बढ़ रहे हैं। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो रिसोर्सेज हमें दी जाती हैं
उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें और हम 24-24 घंटे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। मतलब लास्ट नाइट भी मैं 1.5 से 2 घंटे सोया हूँ और हम मुख्तलिफ केसेस के ऊपर लगे हुए थे, इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर रहे थे। तो वी आर दी आइज़ एंड ईयर्स एंड आर्म्स ऑफ द स्टेट। तो हम हर चीज़ के अंदर एंगेज्ड होते हैं और हम पूरी मेहनत करते हैं कि हम जो है वो अपने जो अवाम के जो हमारे से रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर हम पूरा उतरें। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट कहाँ हुई? जी, सबसे पहले ट्रेनिंग के बाद जो मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, सिंध का ज़िला है कंबर शदाद कोट। आई वॉज ASP अंडर ट्रेनिंग। वो 6 माह का जो पीरियड होता है वो UT पीरियड कंसिडर होता है, इनिशियल जो होता है। तो उसमें कंबर शदाद कोट ज़िला था। इट्स यानी कि बॉर्डर्ड बाय बलूचिस्तान और And एक सिंध। हाँ जी, सिंध का जो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वहाँ पे ये ज़िला पाया जाता है। और ये 6000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, काफ़ी बड़ा ज़िला है लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन है इसकी। और वहाँ पे बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ थे और बड़ी वहाँ पे मेहनत की। अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की, काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस वहाँ पे भी डील किए। DPO के साथ बेसिकली अटैच होते हैं तो वो जैसे जैसे गाइड करते हैं, फिर वो UT पीरियड के अंदर उस तरह से करना होता है। तो काफ़ी काम सीखा वहाँ पे और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे। कहते हैं सिंध में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत आता है, ख़ास तौर पे हमारी पुलिस पर। तो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया वहाँ पर? जी, एज सच तो कोई प्रेशर मैंने नहीं फेस किया। हम लोग तो जो भी चीज़ होती है मेरिट के ऊपर ही करते हैं। ऑब्वियसली जब आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइड से हो बंदा या वैसे किसी और शोबे से बिलोंग करता हो, किसी ना किसी के साथ तो उसकी वाकफियत होती है। तो लोग तो फ़ोन करते ही हैं अपने किसी ना किसी दोस्त अजीज़ के पीछे। लेकिन फिर ये पुलिस वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसकी सिफारिश सुनता है, नहीं सुनता, मेरिट पे करता है काम। तो हमने तो मेरिट पे करना है काम, तो वो हम करते आए हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। आबादी कम थी, क्राइम की नौयत क्या थी वहाँ पर? जी, वहाँ पे किडनैपिंग भी थी, किडनैपिंग फॉर रैंसम भी थी, वहाँ पे मर्डर्स भी थे, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम भी था, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो जो हर किस्म का क्राइम होता है किसी बड़े शहर के अंदर, उसको थोड़ा स्केल डाउन कर लें तो वहाँ पे भी वो सारा कुछ था। तो किडनैपिंग करने के बाद वो पता चलता था कहाँ भेजा लोगों को? हाँ जी, वो फिर हम जब अपनी तफ्तीश करते थे, हम पहुँच जाते थे, बंदे भी हमने रिकवर किए और उनको हमने सज़ा भी दिलवाई अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके। तो ये तो हमारा काम है पुलिस ऑफिसर्स का। और वन्नी शनी के भी वहाँ पर होते हैं केसेस, तो वो भी आपके एक्सपीरियंस में हुए? बेसिकली पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की जो एक सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि जब से एक्सपोजर मिला है लोगों को, उनको ये पता चला है कि ये जो ख़ास तौर पे अब तो ये हरासमेंट केसेस भी, बच्चों के साथ जो ज़्यादती के केसेस हैं और ये वाले जो वन्नी या ऑनर किलिंग वाले केसेस हैं, ये करेंगे तो इसमें बचत नहीं है। पहले एक ज़माना होता था जब पता भी नहीं चलता था, गाँव के अंदर किसी औरत को मार दिया जाता था और उसको दफन कर दिया जाता था और पुलिस के नॉलेज में भी चीज़ नहीं आती थी। अब ऐसी चीज़ नहीं, अब तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हरकत में आई होती है और सोशल मीडिया के ऊपर भी चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहा है। तो वो केसेस मोबाइल कैमराज ने चीज़ें कदरे बेहतर कर दी हैं। काफ़ी बुरी सारी भी की हैं चीज़ें वैसे। जी, इसके देखें पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों हैं, लेकिन बहरहाल इसके पॉजिटिव्स जो है वो आउटवे करते हैं इसके नेगेटिव्स को, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे तक जो चीज़ें पहुंचती हैं, जो एक्सेसिबिलिटी है आवाम की मतलब मोबाइल फ़ोन की वजह से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब पहले किसी ज़माने के अंदर ये होता था कि SP को ज़िले का किसी बंदे ने देखा ही नहीं होता था। बहुत शाज़ो नादर ही जो लोग ऐसा होते ही थे उन्हीं की मुलाकात होती थी। अब तो ये है कि रूटीन के अंदर मेरे दफ्तर भी 100 के करीब लोग जो है वो रोज़ मुझे मिल के जाते हैं और अपने मसले बता के जाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। यानी कि सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि हम इस्लाम का जो पहला बुनियादी निज़ाम था कि खलीफा से मिल सकते हैं, तो आप भी नुमाइंदे हैं ना खलीफा बिल्कुल, के, बिल्कुल ऐसा। तो अब आप तक लोगों की रसाई हो गई है। बिल्कुल, इसके अंदर आप देखें कि हमारे पंजाब पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन भी हमने बहुत इसके ऊपर काम किया है। हम खुद भी चाहते थे एक्सेसिबिलिटी हो। मतलब ये जो एक 1787 की जो हेल्पलाइन है फिर इसके अलावा जो हमने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच अपनी बनाई, फिर इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ तरीक़ेकार है जिसके थ्रू हम अपनी दरख्वास्तों का फॉलो अप लेते हैं कि किसी बंदे ने थाने के अंदर दरख्वास्त जमा करवाई है, हमने उन चीज़ों को कंप्यूटराइज़ किया है। हमने वो टैग फ्रंट डेस्क वाला सिस्टम और ये सारा हमने बनाया है। और अभी IG साहब की ये कोशिश है कि पंजाब के तमाम तर थाने जो हैं वो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस बन जाएं।
और उसके अंदर ये है कि जैसे आप किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप टोकन इशू करते हैं, उसके बाद फिर आपको बुलाया जाता है डेस्क के ऊपर, आपकी कंप्लेंट कंप्यूटराइज जो है वो रजिस्टर की जाती है। तो हम चाहते हैं कि अवाम को इस हद तक एक्सेसिबिलिटी मिले कि हर किसी का मसला जो है वो सॉल्व हो और वो कैफे किरदार तक पहुँचे। नाज़रीन कराम, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हसन साहब से सवाल करेंगे कि सिंध के बाद उनका KPK का तजर्बा कैसा रहा। तो हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन। आज के हमारे मेहमान हैं हसन साहब, जो कि SP गुलगश्त हैं, और हम उनसे सवालात कर रहे हैं। सिंध के बाद आपने KPK का एक्सपीरियंस हासिल किया, तो क्या डिफरेंस था सिंध एंड KPK, और KPK में क्राइम रेशियो और क्राइम की नौयत क्या थी? जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सिंध और KPK की पुलिसिंग के अंदर। सबसे पहले तो ये है कि पुलिसिंग और उसके पुलिसिंग के पैटर्न्स और क्राइम डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी कौन सी है। मतलब अगर आप गिलगित में जाएंगे तो वहाँ पे क्राइम ना होने के बराबर है। एक ज़िले के अंदर टोटल जो रजिस्टर्ड क्राइम है गिलगित के किसी भी ज़िले के अंदर आप चेक करेंगे तो मेरे ख्याल है 100 से ऊपर FIRs शायद ना हो, और नफरी भी उसी हिसाब से 40-50 होती है या 100 होती है मैक्सिमम, या 150 होती है। तो यहाँ अगर मैं सिर्फ अपनी गुलगश्त डिवीज़न की बात करूँ तो मेरे जो 8 थाने हैं इनके अंदर 9000 क्रॉस करता है क्राइम। तो मेरा जो यानी एक थाना भी है वो वहाँ पे 4-5 ज़िलों के बराबर गिलगित के होगा। इसी तरह जब आप KPK में जाते हैं तो वहाँ पे सिंध की निस्बत डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं। सिंध के अंदर लोगों के आम तौर पे लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें कुल्हाड़ियाँ, लाठियाँ, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वहाँ पे अगर चोरी है तो वो बाइक की चोरी है, कोई छोटी मोटी मोटर चोरी हो गई, या घर से कुछ थोड़ा बहुत सामान चोरी हो गया। कत्ल वहाँ पे बहुत थोड़े हैं। इंटीरियर सिंध की खास तौर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 ज़िले इंटीरियर सिंध के देखे हैं, एक मैंने कंबर शदाद कोट और एक सांगड़ देखा हुआ है। तो जो क्राइम है ये वाला क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो होता है कि गोली मार दी या कत्ल कर दिया, ये वहाँ पे थोड़ा है। जब आप KPK में जाते हैं तो ये एक्सट्रीम पे है। मतलब कोई दिन ऐसा भी आता है कि 3 से 4 मर्डर्स आपके एरिया के अंदर हो जाते हैं, और वो ये कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है जितना पेशावर के अंदर ये है इस तरह से। तो क्योंकि वहाँ पे अब वेपनाइज सोसाइटी है, लोगों के पास वेपन्स भी हैं, और फिर अगेन एक और चीज़ है कि अब तो खैर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई हैं ड्रग्स, लेकिन आप जानते हैं कि 7 जो मुल्क इलाके हैं, खैबर एजेंसी और ये सारे, यहाँ से ड्रग्स क्योंकि वहाँ पे ग्रो की जाती थी बाकायदा, उसको लोग वहाँ पे अपना कारोबार समझते थे। तो वो अभी स्टेट ने उनके ख़िलाफ़ बहुत क्रैकडाउन किया है, वो ख़त्म हो गई है काफ़ी हद तक। इसमें पुलिस भी, क्योंकि पहले तो वो इलाका गैर होता था ना, वहाँ पे पुलिस भी नहीं थी, तो अब वहाँ पे चूँकि वो फाटा का मर्जर हो गया है, अब वो डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं, वहाँ पे DPO बैठता है, और वहाँ पे अब एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी कार्रवाई करती है, पुलिस भी करती है, दूसरे इदारे भी करते हैं। तो ड्रग्स काफ़ी हद तक अब आप देखेंगे पूरे मुल्क के अंदर कम होती जा रही हैं। ये फाटा का मर्जर हमारे लिए एक बड़ा खुशाइन चीज़ थी। तो चूँकि वहाँ पे ड्रग्स बनती थी और वो ईज़िली स्मगल होके वो आ जाती थी, तो ड्रग रिलेटेड वायलेंस भी पेशावर के अंदर बहुत ज़्यादा था। तो वो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे मर्डर्स और क्राइम्स इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब एक बंदे को ड्रग की ज़रूरत है, उसको जब उसकी ख्वाहिश पैदा होती है, एडिक्शन होती है, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो स्ट्रीट क्राइम भी करेगा, वो किसी को मारेगा भी। तो ये बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। मतलब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आप ये चीज़ नोट कर लें कि दुनिया का जो भी शहर साहिल समंदर के ऊपर होगा और वो एक बड़ा शहर होगा, वहाँ पे हर किस्म का क्राइम होगा। चाहे वो हमारा कराची है, चाहे वो न्यूयॉर्क है, चाहे वो कलकत्ता है, चाहे वो जोहान्सबर्ग है, कोई भी शहर आप उठा लें दुनिया का जो साहिल समंदर के ऊपर है और मेट्रोपॉलिटन है,
वहाँ पे हर किस्म का क्राइम होगा, वहाँ पे ड्रग्स भी होंगी, वहाँ पे सब कुछ होगा। मतलब अगर आप गूगल करें अभी जाके, न्यूयॉर्क पुलिस का सिर्फ NYPD का जो बजट है, पूरी पाकिस्तान की सारी पुलिस भी मिला ली जाए, सारे सूबे और इवन रेलवे पुलिस और मोटरवे पुलिस भी मिला ली जाए, तो उस एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का बजट जो है इनसे भी कई दफ़ा ज़्यादा है। तो इसके बावजूद वहाँ पे क्राइम जो है वो हमारे से ज़्यादा है, लाहौर से या कराची से ज़्यादा है वहाँ पे क्राइम, और वहाँ पे ड्रग्स भी ज़्यादा हैं। वहाँ पे इवन पुलिस के पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, वहाँ पे अटैक बोट्स भी हैं पुलिस के पास। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेज हैं हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे इतना क्राइम है कि वो उनके लिए भी उनके वहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर नो गो एरियाज़ बने हुए हैं। तो ये जो ड्रग्स वाली चीज़ है, ये अगर आपके साथ कोई बॉर्डरिंग नेशन ऐसा हो जहाँ पे बनती है या जहाँ से स्मगल होती है, या आप पोर्ट सिटी के ऊपर बैठे हों, तो ये पेडलिंग इसकी होती है और इसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। तो हम मुल्तान के अंदर इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अभी भी हमने जो है वो 7 kgs हेरोइन भी पकड़ी है, आज ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा हमने मनों के हिसाब से चर्च भी पकड़ी है विद इन दीज फ्यू डेज़। तो ये हम काफ़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ड्रग्स को कर्ब कर रहे हैं, लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं, सज़ाएँ दिलवाते हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद भी ये कंट्रोल हो जाएंगी। NYPD का बजट अगर ज़्यादा है तो ब्राइबरी रेशो वहाँ पे नहीं होगी? देखें, जो ब्राइब है, अब पुलिस के अंदर जो ये ब्राइब या जो करप्शन वाला जो एलिमेंट है, ये दुनिया के अंदर हर जगह पे होता है। हमारे यहाँ भी जो बुरे एलिमेंट्स हैं, जो काली भेड़े हैं, उनको हम सज़ाएँ देते हैं। अगर आप पंजाब पुलिस का वो डेटा निकलवा के देखें तो मेरा ख्याल है, जहाँ तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2 लाख की तकरीबन हमारी फ़ोर्स है, उसमें से 40,000 बंदों को किसी न किसी खाते के अंदर सालाना सज़ा मिल चुकी होती है। 40,000 सज़ाएँ मिलती हैं। तो मतलब बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो डिसमिस भी होते हैं नौकरी से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। तो ये एक ऑनगोइंग वॉर है, जहाँ पे पावर किसी बंदे के हाथ में होती है, तो ये फिर उसका ज़मीर है या उसका जो उसकी तरबियत है कि वो उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता है या बुरे काम के लिए इस्तेमाल करता है। हमारी जो मेजॉरिटी है वो अच्छे लोगों की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पुलिस के महकमे में आके ये पता चलता है। हम बाहर जब स्टूडेंट्स होते थे, हमारा एक और कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन पुलिस के महकमे में आके पता चलता है कि चंद परसेंटेज है बुरे लोगों की, जिनकी वजह से बाकी सारे बदनाम हैं। तो उन चंद परसेंटेज को रिमूव करने का क्या तरीकाकार हो सकता है? जब हम प्रॉपर उसकी इंक्वायरी करते हैं, अगर हमें वो बंदा उसमें मुलविस पाया जाए, उसको डिसमिस किया जाता है। आज भी जिस तरह हमने एक रात को जो पर्चा दिया है, ये हीरोइन के केस में हमारा एक पंजाब कांस्टेबलरी का कांस्टेबल इन्वॉल्व था, उस पर भी पर्चा दिया है, उसको डिसमिस भी करेंगे नौकरी से और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो जो हमारे अंदर काली भेड़ें होती हैं, उनको हम सज़ा देते हैं हर सूरत, और वो बच नहीं सकते उससे। KPK में भी क्या गैरत के नाम पे कत्ल होते थे? जी, ये तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर होते हैं, क्योंकि आप देखें कि ये ह्यूमन साइकी है। ये KPK क्या, ये पंजाब क्या, ये दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे हो सकता है। अगर चीटिंग वाइफ ने चीट की है या आपकी यानी कि जो भी है आशना उसने वो किया है, तो बंदे को अगर उसके वो इमोशनली इतना चार्ज्ड है तो वो उसे मार देगा। अब न्यूयॉर्क के अंदर इसे मर्डर कहते हैं, हम यहाँ पे इसे ऑनर किलिंग कहते हैं, तो क्योंकि हमने उसे ऑनर के साथ अटैच मैंने ये किया हुआ है। क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि KPK हमारे गयूर कौम है, उनका सूबा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन मूवीज़ के अंदर उनकी वो जो गयूर हम कहते हैं वो नज़र नहीं आता। तो मूवीज़ भी वहीं बनती हैं, वहाँ पर फिर उनकी जो गैरत है वो कहाँ जाती है? देखें, तमाम तर हमारी जो अवाम है गैरतमंद अवाम है पूरे पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक जगह के ऊपर है। ये जो इंडस्ट्री है जिसमें मतलब डांसर्स हैं या इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, ये तो पूरी दुनिया में पाई जाती है। आप देखें कि इवन इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर भी रेड लाइट एरियाज़ होते हैं जी। वहाँ पे भी अच्छी फिल्म्स भी बनती है, अच्छे ड्रामास भी बनते हैं, बुरी फिल्म्स और बुरे ड्रामास भी बनते हैं। तो हमें इस बेसिस के ऊपर किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। अब सोसाइटी उसको बुरा समझती है, लेकिन चंद एक लोग हैं, उनकी एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए वो चीज़ की जाती है। अभी आप देखें कि हमारे इवन पंजाब के अंदर, चूँकि मैं पंजाब से हूँ तो मैं ये पंजाब के बारे में ये अथॉरिटी के साथ बात कर सकता हूँ कि हमारे जो स्टेज ड्रामाज के अंदर जो डांसेस होते हैं, ये आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन समहाउ वो चल रहे हैं, चूँकि कुछ लोग हैं जो देखना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें हर सोसाइटी के अंदर होती हैं। हर सोसाइटी के अंदर इस तरह के एरियाज़ दुनिया के अंदर हर जगह पे बने होते हैं
जहाँ पे ये चीज़ें हो रही होती हैं, और उनके लिटरेचर में, आर्ट्स में, कल्चर के अंदर, पोइट्री के अंदर, म्यूज़िक के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं सामने। आपको देख के लगता है कि पुलिस के अंदर चाको चौबंद और सेहतमंद अच्छे लोग होते हैं, वैसे ऐसा ही है, लेकिन बाज़ पुलिस वालों को देख के लगता है कि मुजरिम अगर पैदल भी जाएगा तो नहीं पकड़ सकेंगे। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है वेट का कि इस वेट से ज़्यादा अगर होगा तो यू हैव टू गो इनसाइड, और आप जब तक अपना वेट रिड्यूस नहीं करेंगे दोबारा नहीं ज्वाइन कर सकते? कोई ऐसा क्राइटेरिया है? जी देखें, ये पुलिस के अंदर ना टाइम एंड अगेन ये चीज़ें चलती रहती हैं कि हम इनको कहते रहते हैं कि आप अपनी फिटनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें, फोकस करें थोड़ा, आप मतलब कोई जिम शिम करें, वॉक करें, अपना वेट रिड्यूस करें डाइट कंट्रोल के थ्रू। लेकिन अब जो वेट गेन होने वाली जो बात है, मैं इसे 2-3 इसकी चीज़ें बताता हूँ। जो पुलिस वालों का वेट क्यों ज़्यादा होता है, आमतौर पे ना आवाम कहती है कि वो रिश्वतखोर है तो इस वजह से शायद इसका पेट ज़्यादा है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। आप देखें कि अभी भी हमारे घर के अंदर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो 50 साल से ऊपर जिनकी एज है, उनका पेट निकला होता है। तो मतलब आप अगर एक पुलिस वाला 50-55 साल का है, नहीं सर, मैं 50-55 की बात नहीं कर रहा, सॉरी टू कट यू, आई एम यंग भी जो टॉकिंग अबाउट द यंग की भी बात करते हैं। अभी हमारी जो यंग लॉट है, पुलिस के अलावा क्या बाकी किसी इदारे में जो काम कर रहा है उसका पेट नहीं है? मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में उठा के देख लें। बट वी कंसीडर यू एज अ फिजिकल पर्सन बिकॉज आपने मुजरिम के पीछे भागना मैं है बिल्कुल उस तरफ आता हूँ। और एक्टिव हैं और होते भी हैं। आपको देख के तो हमें पुलिस से नहीं, मोहब्बत मेरा भी होना weight शुरू gain हो हुआ गई है। है। नहीं, मैं राइट नाउ यू आर लुकिंग सो मच स्मार्ट, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बकाया को अगर देखूं तो इवन कांस्टेबल लेवल पर भी, और जिन्होंने भागना ही होता है तो वो भी। मैं बिल्कुल उस तरफ आता हूँ। अभी देखें कि आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना, जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म है, उसका ताल्लुक है आपके स्लीप साइकिल के ऊपर, आपकी टाइमली खाना खाने के ऊपर, कि आप टाइमली खाना खा रहे हैं, नाश्ता, आप सुबह उठ रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले। पुलिस वाले का तो बेचारे का कोई सेट पैटर्न ही नहीं है ना नौकरी का। रात 3 बजे भी कॉल आती है, उस बेचारे ने चले जाना है। अब वो अगले दिन शाम को वापस आता है, तो तब तक सड़क के ऊपर कोई उसने बेचारे ने समोसा खाया है, या उसने चाय पी है, या उसने कोई नान खा लिया है। ना उसको फिटनेस के लिए कोई टाइम मिलता है, ना उसको कोई अपने ऊपर फोकस करने के लिए कोई टाइम मिलता है। तो वो परपेचुअल एक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट है। स्ट्रेस और स्लीप साइकिल का प्रॉपर ना होना और फिर एंगेज इतना होना, ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसका वेट गेंड रहता है, हमेशा कम नहीं होता। तो अगर पुलिस वालों को मतलब हम छोड़ दें, हम कहें यार तुम्हारी पास 9 to 5 है, वो है तो नहीं 9 to 5 जॉब, लेकिन अगर हम कर दें 9 to यानी कि नन, कोई आगे टाइम नहीं है, तो अगर हम इनको छोड़ दें कि यार 4 बजे के बाद तुमने घर जाना है, उसके बाद तुम्हें हम जो मर्जी हो जाए वापस नहीं बुलाएंगे, और तुमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो फिर मैं देखता हूँ किस तरह पेट नहीं कम होता। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हसन साहब से पता करेंगे कि अगर पुलिस को भी 2 शिफ्ट में कर दिया जाए तो वो क्या कंफर्टेबल फील करेंगे, और इसके अलावा हसन साहब से पता करेंगे कि किस किस्म की कॉल्स मौसूल होती हैं बीइंग अ पुलिसमैन। तो हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन। आज के हमारे मेहमान हैं एसपी गुलगढ़ जनाब हसन जहांगीर साहब, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जब से आपने एक अच्छी सर्विस शुरू की है 1-5, दीगर सर्विसेज भी आपने दी हुई हैं, तो आवाम इसका सही इस्तेमाल कर रही है या गलत इस्तेमाल कर रही है? जी देखिए, हमने रिसेंटली एक स्टडी की कि हम डिटेक्ट करें कि हमारी जो 1-5 की जेन्युइन कॉल्स हैं वो कितनी है और फेक कॉल्स कितनी थी। तो 16 लाख 1-5 की कॉल्स में से 10 लाख जो है वो गलत कॉल्स थी, झूठी थी या अनरिलेटेड थी। सिर्फ 6 लाख कॉल्स अभी तक जो हमने एक स्टडी की थी उसके अंदर
वो ठीक थी, मतलब वो पुलिस से रिलेटेड भी थी और वो जेन्युइन भी थी। मोर देन 60% फेक कॉल्स। हाँ जी, फेक कॉल्स। और उसके अंदर आपको हैरानगी होगी, बल्कि आप हंसेंगे सुन के, कि कई दफ़ा तो रोते हुए बच्चे को जो है ना, वो माँ कहती है ये अंकल से बात करो 15 वाले ये, और उसे कहती है भाई इसको चुप करा दे। तो मतलब ये भी होता दे है। बिलीव वो अपने हस्बैंड की निस्बत आप पे ज्यादा यकीन कर रहे हो, उसे पता है उसका हस्बैंड नहीं चुप करवा सकता। तो इस तरह की कॉल्स भी हैं। फिर छोटे बच्चों की आपस में लड़ाई हुई है तो वो कहता है मेरे भाई ने मुझे मारा है तो पुलिस भेजें। छोटे मोटे मसले होते हैं, ये मोहल्लेदार ने मेरे घर के बाहर जो है वो कूड़ा फेंक दिया। अब ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ठीक हैं, ये असूलन पुलिस को इन तमाम तर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि कई दफ़ा लोग मिसयूज़ करते हैं इस चीज़ का, और लोग वैसी कॉल मिला लेते हैं। कई दफ़ा वो नंबर पूछ रहे होते हैं किसी का कि फ़लाने इदारे का क्या नंबर है, वो मतलब पीटीसीएल को कॉल करने के बजाय वो हमें कॉल कर लेते हैं। इस तरह बहुत सारी फेक कॉल्स है। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये एक सेक्रेड एक हेल्पलाइन है, ये हमेशा उस बंदे के लिए यूज़ होनी चाहिए जो एमरजेंसी में जेन्युइन, एग्जैक्टली। जिसको कोई ख़तरा है या जिसको वाकई पुलिस की मदद की ज़रूरत है। मतलब मिसाल के तौर पे उसने अपने सामने कोई क्राइम होता देखा है, या उसके साथ कोई क्राइम हो गया है, या उसने अपने सामने कोई डेड बॉडी देखी है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है। इसके लिए ये 15 की कॉल प्रायोरिटाइज, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम कॉल करेंगे लाइन चोक्ड होगी तो किसी का नुकसान हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ये अवेयरनेस लोगों को अभी तक उस तरह से नहीं है। अभी आप देखें, मुझे कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है कि लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दे रहे होते। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टेट के लिए कि स्टेट यूके की तरह या अमेरिका की तरह हो जाए, लेकिन हमारा अपना एटीट्यूड जो है वो इतना बुरा होता है कि हम एम्बुलेंस के अंदर एक बंदा मर रहा है, हम उसको भी रास्ता नहीं दे रहे होते। तो अवाम को ये चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए, और इवन अगर रास्ता दे दें तो फिर एम्बुलेंस के पीछे लगा लेते हैं ताकि हम जल्दी से निकल जाएं। तो ये जो सेंसिटिविटीज़ है ना, ये अभी तक लोगों के अंदर, काफ़ी लोगों के अंदर आ भी गई हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर अभी तक ये चीज़ें नहीं आई। पुलिस जो है वो हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग एजेंसी है। ये कॉन्सेप्ट कब बनेगा कि पुलिस को देख के हम डरें ना, बल्कि हम सिक्योर फील करें। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी पाक आर्मी को देख के तो सिक्योरिटी फील करते हैं, लेकिन पुलिस को देख के डर जाते हैं और देखते हैं जेब में कितने पैसे हैं। देखें, ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, अब ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। अब पुलिस को देख के लोग बड़ा सिक्योर फील करते हैं, बल्कि हमें जाते जाते सड़क के ऊपर रोक लेते हैं और गपशप लगाते हैं। कई दफ़ा कोई चीज़ बता देते हैं। हमारे जो डॉल्फिन वाले हैं, इनको अक्सर लोगों ने, मैंने देखा है, रोका होता है। इनके साथ गपशप लगा रहे होते हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं। हमारे नाके के ऊपर भी कई दफ़ा मिलते हैं अच्छे तरीके से, और उनको भी बताते हैं। और सोसाइटी जो है वो ज़्यादातर मेजॉरिटी पुलिस से उस तरह से नहीं खौफ खाती जिस तरह से किसी ज़माने में खाया करती थी। कल्चर चेंज हो रहा है। कल्चर चेंज, क्योंकि पहले बात ये थी कि पुलिस थी फोर्स। जब ब्रिटिश ने बनाई ना, तब ये फोर्स थी। हमने बना दिया इसको सर्विस, और हम उस तरफ जा रहे हैं। हम अपने चीज़ों को, अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर रहे हैं। हम लगातार, ये खुद पुलिस वाले बात करते हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारे आईजीज ये बात करते हैं कि थाना कल्चर हमने चेंज करना है। तो ये रियलाइजेशन और ये कहना भी जो है ना, इससे भी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं। लोगों को, ये नीचे वालों को भी पता चलता है कि जी ये हमारे आईजी का विजन है और हमने इस चीज़ को चेंज करना है। और हम तो सिर्फ कहते नहीं, हम कर भी रहे हैं। आप देखें कि हमने थानों में जो फ्रंट डेस्क बनाए हैं, आप कभी विज़िट कीजिएगा, बल्कि मैं आपको विज़िट करवाऊंगा कि वहाँ पे लोगों को किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अगर लोग पुलिस से डरते होते ना, तो थानों के बाहर सैकड़ों का रश ना लगा होता, या मेरे दफ्तर के बाहर सैकड़ों का रश ना लगा होता। लोग रिलीफ के लिए आते हैं और लोगों को रिलीफ मिल रहा है पुलिस से। अगर कंपैरिजन में जाएं, आप ईमानदाराना कंपैरिजन करेंगे, पुराने लोग इसका मतलब ज़्यादा करप्ट थे, नए जो लोग आ रहे हैं वो शायद इस्लाम को ज़्यादा समझ के आ रहे हैं और करप्शन कम हो रही है। ये मेरी कैलकुलेशन है, आप बताइए ऐसा ही है? देखें, अच्छे बुरे लोग हर दौर में थे। मसला था एटीट्यूड का। पुलिस से अभी भी, जब पीआईटीबी ने कुछ चंद साल पहले एक रिसर्च की थी, उसमें पूछा गया था कि आपको पुलिस से क्या प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि, आई थिंक परसेंटेज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बल्क जो थी 60 to 70% लोगों ने कहा कि हमें एटीट्यूड से इशू है। 10 to 20% लोगों ने कहा करप्शन से हमें इशू है। तो जो एटीट्यूड था ना पुलिस का, जो पुराना था, उसकी वजह ये थी कि ये उसकी अंग्रेज़ की फोर्स उस ज़माने में थी, तो वो इनर्शिया उसका चला आ रहा था। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पुलिस को भी उस पैटर्न के ऊपर लेके आए कि आप एक सर्विस है, तो आपने लोगों की सर्विस डिलीवरी के लिए आप खड़े हैं। तो ये रिसेंटली, मेरा ख्याल है पिछले 10 से 15 साल के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरह केपी पुलिस के अंदर दुरानी साहब ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, उसको फॉलो अप किया बाकी सारों ने। हमने अपना
एक पैराडाइम शिफ्ट किया पुलिसिंग के अंदर, और ये पिछले काफ़ी सालों से हम ये कर रहे हैं और लगातार और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमने लेके जाना ही है। इसकी क्या वजह है कि दुरानी साहब केपीके में कामयाब रहे जबकि यहाँ पर आईजीज जो हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील हुए? जी देखें, दुरानी विजन साहब तो वहाँ पे, एक ही पार्टी का था। दुरानी साहब केपीके के अंदर एज आईजी ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ पे ही वॉज अ रिटायर्ड पर्सन। अगर दुरानी साहब की पर्सनली बात करें तो देखें ना, जब बंदा एक जगह पे बैठा होता है उसके हाथ में पावर होती है, वो तभी चेंज लेके आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारे ये जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र वाली बात है, ये तो रूटीन मैटर्स है। ये तो अभी नहीं, ये तो शुरू से ही मतलब पोस्टिंग ट्रांसफ़र आईजीज की भी हो जाती हैं, ऑफिसर्स की हो जाती हैं। इसको हमें नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो बेहतर लगता है ऑफिसर, उसको उन्होंने लगाना ही लगाना है। जो उनके लिए उनको लगता है कि ये कमांड बेहतर कर लेगा। या फिर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं कि एक ऑफिसर मिसाल के तौर पे हम इसको इस तरह से देख रहे होते हैं कि वो लेट्स से आईजी पंजाब लगा हुआ है, स्टेट समझती है कि इससे बेहतर है कि ये अगर नेक्टा के अंदर चले जाएं या मोटरवे पुलिस को कमांड करें या किसी और इदारे को, तो हैं तो मतलब हम सरकारी मुलाजिम ना जी। तो हमने तो काम करना है। हमें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि हम किसी सूबे के आईजी हैं या किसी इदारे के डीजी हैं या कुछ हैं। तो ये तो स्टेट का प्रोगेटिव है कि वो हमें जहाँ मर्जी पोस्ट कर दे, क्योंकि वी आर पीएसपी ऑफिसर्स, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के, हम पूरी स्टेट के हैं, पूरी फेडरेशन के हैं, हमें कोई भी असाइनमेंट दी जा सकती है। तो इस चीज़ से वो नहीं करना चाहिए। अभी आपने फरमाया था कि पुलिस पॉलिटिसाइज नहीं होती। अगर पुलिस पॉलिटिसाइज नहीं होती तो विद द पैसेज ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले आप लोगों की ट्रांसफर्स क्यों की जाती हैं? देखें, इसके ऊपर तो क्योंकि अब मेरे साथ तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई कि गवर्नमेंट की चेंज की वजह से मेरी ट्रांसफ़र हुई हो या कुछ इस तरह से। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से होता है। ये एक रूटीन मैटर होता है। क्योंकि posting transfer। रिसेंटली हमारे एक एमएनए हैं, उन्होंने फरमाया कि जी अगर आप चाहते हैं कि मेरी हमदर्दियाँ आप ही के साथ रहें तो अमला चेंज किया जाए थानों का। तो ये बयान मेरी समझ में तो नहीं आया। आई एम कॉमन पर्सन और इतनी समझ भी मेरी काम नहीं करती, तो मैंने इसीलिए सवाल किया। तो उनके इस बयान से पुलिस तो अपने आप पॉलिटिसाइज हो गई। देखें, हर बंदे का अपना एक वो है कि वो किस तरह से परसीव करता है चीज़ों को, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड किसी के किसी स्टेटमेंट का पुलिस के ऊपर एज एन इंस्टीट्यूशन कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम लोग जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं मेरिट के ऊपर होते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन। तो ये तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो उनका क्या उनके जहन में था जिन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी, लेकिन आई डोंट थिंक कि पुलिस के अंदर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस या प्रेशर है इस तरह का। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हसन साहब से पता करेंगे कि सोशल मीडिया हमारे क्राइम में कैसे इन्वॉल्व हो रहा है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तो हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन। आज के हमारे मेहमान हैं एसपी गुलगर्ज जनाब हसन जहांगीर साहब। उनसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो हमारे हर किस्म के यॉर्कर बाउंसर को बड़ी आसानी से खेल रहे हैं और हमें लाजवाब कर रहे हैं। मैं आपसे पता करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया की इन्वॉल्वमेंट हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सोशल मीडिया का रेफरेंस देते रहते हैं। तो सोशल मीडिया के आने से हमारा क्राइम चेंज हुआ है, क्राइम में इजाफा हुआ है, और सोशल मीडिया को हम पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक रियलिटी है। पहले आज से इवन 5-7 साल पहले भी आप पीछे चले जाएं तो लोग इसे बच्चों का खेल समझते थे
कि ये सिर्फ बच्चों की हद तक रहेगा तो बड़ों तक नहीं आएगा इसका इम्पैक्ट। तो लेकिन अब ये है कि इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी ट्विटर अकाउंट है, जितने भी यानी दुनिया के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सारे सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट हैं, और ये एक मेन मीडियम बन गया है अवाम और उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन का, पहली बात। और इसका इम्पैक्ट आपने देखा है कि इवन जो अरब वर्ल्ड के अंदर रेवोल्यूशंस आई उसके अंदर भी इसका बहुत रोल था। दुनिया के अंदर कोई, अब जिस तरह अमेरिका के अंदर वो फ्लॉयड मेवेदर वाला इंसिडेंट जो हुआ था, वो राइट्स वाला, वो भी उसके अंदर भी सोशल मीडिया का बड़ा रोल था कि पूरी स्टेट को मोबिलाइज उसमें किया हुआ था। तो सोशल मीडिया बहरहाल एक रियलिटी है और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टूल है। और ये मैं बचपन में एक बात सुनता होता था कि जब बंदर के हाथ में माचिस आ जाएगी तो दुनिया को आग लगा देगा। ऐसा ही तो है। हम दुआ ये करते हैं हमेशा कि किसी सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे आग लग जाए सोसाइटी में। इसको हमेशा पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए और इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स ही जो है वो हासिल किए जाएं। क्योंकि अब हर बंदे के पास मोबाइल की एक्सेस है। हर बंदा जो है, अब जिस तरह मैं एक बात करना चाहूँगा कि टिकटॉक के ऊपर मैं देख रहा था, मैं बड़ा परेशान हुआ देख के ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि कुछ बच्चे जो हैं वो ये वीडियो बना रहे थे कि मोटरवे के ऊपर वन वे के उलट जाके 120 की स्पीड के ऊपर वो चैलेंज दे रहे थे एक दूसरे को। तो ये वो बंदर के हाथ में माचिस है जो आ गई है और एक दूसरे को कन्विंस कर रहे थे कि इस चैलेंज को तोड़ के दिखाओ। अगला 140 पे जा रहा है, कोई 160 पे जा रहा है ऑपोजिट मोटरवे के ऊपर, समहाउ उन्होंने वो डाल ली और वो ले गए। तो ये एक बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है, ये इसको अवॉइड करना चाहिए, सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है। हाँ, जो पॉजिटिव इस्तेमाल है, जो स्टेट को जिसके अंदर हेल्प मिल रही है, वो ये है कि अब रूटीन के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि हमारे इलाके में फ़लाना बदमाश है, फ़लाना बंदा मुनशियात बेच रहा है, फ़लाना बंदा ब्रॉथल चला रहा है। तो हम ये अवाम की मदद से ही ये सोसाइटी को पाक कर रहे हैं एलिमेंट से। और ये सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल है जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि होना चाहिए। तो जो गैर इखलाकी वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं और हमारे साइबर क्राइम वाले इस पर एक्शन लेते हैं, आवाम को पता नहीं चलता क्या एक्शन लिया गया, ताकि अगर आवाम को उस एक्शन का पता चले तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी परसेंटेज को नसीहत मिल सकती है और वो बाज आ सकते हैं। हमें ये तो पता चलता है कि जी अब एक्शन लिया गया, लेकिन क्या एक्शन लिया गया इसका नहीं हमें पता चलता। तो ये आपके, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमें आवाम, हम जैसे आवाम हैं, हमें बताना चाहिए कि जी अगर ये हरकत की थी तो उसका कैफरे किरदार तक किस तरह पहुँचाया गया है। जी, ये आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि हम लोग जब एक चीज़ सोशल मीडिया पे आती है हम फ़ौरन हरकत में आते हैं, बंदा भी पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर अवाम को हम, चूँकि हम अपनी रूटीन्स के अंदर इतने बिजी होते हैं, नए नए केसेस आते रहते हैं, हम उनमें उलझे रहते हैं, इश्यूज़ आते रहते हैं। तो हम जो 6 महीने साल पुराना जो केस होता है जो आया था वो कहाँ तक पहुँचा, उसका क्या बना, हम इस चीज़ में थोड़े से वीक हैं कि हम उसको उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, हम बता नहीं पाते कि जी वो जो केस आया था उसका हमने ये कर लिया है। लेकिन ये हमें करना चाहिए, अवाम को कॉन्फिडेंस ज़्यादा स्टेट की इदारों के अंदर पैदा होगा जब हम ये काम करेंगे। और ये आपका अच्छा सजेशन है। मैं ये देख रहा था कि मासूम बच्चों के साथ जो ज़्यादती के केसेस हैं या इसी किस्म के हैं, वो आए दिन उसकी ख़बरों में गर्दिश रहती है। अब वो एक आधा केस ही हमें पता चला, वो इमरान का ज़ैनब केस वाला, कि उसे सज़ाए मौत हुई, बकाया का हमें पता नहीं चलता, जिसकी वजह से लोग समझते अच्छा ये सिर्फ एक बगोला सा उठता है और उसके बाद हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है। देखिए, जो ज़ैनब वाला केस था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस था और उस टाइम पे भी एक आई थिंक KPK के अंदर भी एक केस हुआ था, मिलता जुलता केस था। तो ये बच्चों के साथ जो ज़्यादती के केसेस हैं ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। बच्चों की किडनैपिंग और ज़्यादती, ये मतलब आप समझें कि इसमें IG साहब भी फॉलो अप ले रहे होते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स होते हैं और मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, इस तरह का कभी कोई मामला ना आए और ना किसी पेरेंट को ये चीज़ फेस करनी पड़े। लेकिन इस वाक़े के बाद, ज़ैनब वाले वाक़े के बाद, लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। मतलब अक्सर ये होता है कि जिस तरह अभी लास्ट मंथ भी 2-3 केसेस मेरे सामने भी मेरे एरिया में आए कि एक बंदा किसी बच्चे को उठा के लेके जा रहा है, तो लोगों ने कहा कि बच्चा चीख रहा है, लोगों ने 15 की। लोगों में ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है कि बच्चों के मामले को पुलिस को फौरी रिपोर्ट करना है, इसको सेंसिटिव डिक्लेयर करना है और इसको मतलब लोग बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट करते हैं। और लोग अपने बच्चों को लेके भी बड़े केयरफुल हैं। मतलब पहले ही होता था कि बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं,
पेरेंट्स जो हैं वो बेफिक्र हैं उनसे। अब पेरेंट्स को सोशल मीडिया की वजह से और चंद अनफॉर्चुनेट वाक़यात की वजह से ये समझ लगी है कि ये एक रियल थ्रेट है किसी के बच्चे के साथ भी, क्योंकि क्रिमिनल एलिमेंट्स तो बाहर फिर रहे हैं ना सोसाइटी के ऐसा अंदर। ही है, फ्रस्ट्रेशन मतलब भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है। वो अगर पहले नहीं पकड़ा गया, उसका फर्स्ट टाइम केस है, तो मतलब वो कोई भी बंदा इस तरह का कोई साइको टाइप कोई बाहर फिर रहा हो, वो आपके बच्चे को टारगेट कर दे, हिट कर दे, तो ये पेरेंट्स अब काफ़ी हद तक अवेयर हैं। और बच्चों के साथ जो केसेस होते हैं ना, एक और बात आपको बताऊं कि काफ़ी हद तक केसेस ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ ज़्यादती होती है और फिर मर्डर होता है, कि वो बच्चे का ना जानने वाला होता है किसी ना किसी तरीके से। अब बच्चा जब उसे कहता है ना कि मैं पापा को बता दूंगा या कुछ इस तरह, तो ये जो आमतौर पे केसेस होते हैं ना, ये तब यानी बच्चे की जान उसमें ली जाती है। तो इसलिए बच्चे, इवन आपके कोई रिलेटिव्स भी हैं, कोई फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, या गली के अंदर मोहल्ले के अंदर कोई इस तरह के लोग हैं जिनके साथ बच्चा मानूस है, तो उन पे भी नज़र रखें। क्योंकि अगर कोई बच्चे के साथ ज्यादती कर सकता है तो वही कर सकता है जिसके पास बच्चा आसानी से चला जाए, चीखो पुकार के बगैर वो बच्चे को प्यार से बहला फुसला के ले जाए। स्ट्रेंजर्स भी कर लेते हैं, अननोन लोग भी कर लेते हैं इस तरह के वाक़यात। लेकिन बहरहाल ये जो वाक़यात अनफॉर्चुनेट हुए, इनके बाद अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई हुई है आवाम के अंदर। अब ये काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है ये वाक़यात। मेरे सामने इस तरह का कोई वाक़या नहीं आया बहुत सीरियस उस वाक़े के बाद, ज़ैनब के वाक़े के बाद, जिसमें मतलब कि बहुत ही कोई इस तरह का वाक़या हुआ हो। लेकिन बहरहाल सॉडमी के और इस तरह के वाक़यात आते रहते हैं, उस पर हम फौरी एक्शन लेते हैं, उनको हम अरेस्ट करते हैं और उनको फिर हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कैफरे किरदार तक भी पहुंचाते हैं। मैं बल्कि आपसे पूछना चाहूँगा, अभी पुलिस ने बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन बनाई है, एंटी हरासमेंट एप्लीकेशन, हमारी बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए, उसके बारे में भी हमें बताइए ताकि आवाम को पता चले। जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस का इनिशिएटिव है। जो इंसिडेंट हुआ था सियालकोट मोटरवे वाला, जी, उसके बाद ये ऐप बनाने की ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह की एक ऐप होनी चाहिए। बिकॉज़ वो जो खातून थी, उनको ये नहीं पता था कि मैं अभी मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन में हूँ, मैंने किसको कॉल करनी है। अब मोटरवे के ऊपर जो है वो मोटरवे पुलिस ने रिस्पॉन्ड करना है, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रिस्पॉन्ड करना है। तो वो अब ऐप है, उसके अंदर आपने पैनिक बटन हिट करना है। वो बहरहाल फिर बाद में इसको स्ट्रीमलाइन कर लिया था कि 15 वो तो जो करीब 3 यूनिट होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा। इस तरह की मोडालिटीज़ उसमें ना वो डिस्कस कर दी गई थी। लेकिन अब बहरहाल उसके अंदर वो सारे हेल्पलाइन भी अवेलेबल है, उसमें लॉज भी पड़े हुए हैं कि आपकी क्या क्या किस किस्म का आपके साथ ऑफेंस हो तो आपका लीगल रिकोर्स क्या है उसके लिए। और उसमें पैनिक बटन है, उसमें हेल्पलाइंस हैं, वो डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर देता है। आपकी लोकेशन, आपकी आइडेंटिटी जो आपने ऐप के अंदर डाली हुई है, आपको बताना नहीं पड़ता, वो लोकेशन उनके पास चली जाती है, वो आपके पास पहुंच जाते हैं। तो ये विमेन सेफ्टी ऐप है। ये तमाम तर ख़वातीन को आपके चैनल के तवसत से ये हम कन्वे करते हैं कि आप ये विमेन सेफ्टी ऐप जो है पंजाब पुलिस की, ये आप इंस्टॉल करें, और कोई भी इस तरह का खुदा न खास्ता कोई इशू हो तो फौरी इसके ऊपर रिपोर्ट करें। मैं आखिर में ये पूछना चाहूँगा, एक तो आप हमें बताएं आपका एक्सपीरियंस हमारे इदारे के अंदर कैसा रहा, और हमारे जो बच्चे जो पुलिस को आइडियलाइज़ करते हैं, उन्हें मज़ीद आइडियलाइज़ करते हुए कैसे पुलिस में आना चाहिए। जी, पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक डायनामिक और एक वाइब्रेंट महकमा है। और इसमें मतलब ये है कि अगर कोई करियर के तौर पे इसको देख रहा है तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको यंग एज के अंदर कमांड मिल जाती है बहुत सारी चीज़ों की, आप सोसाइटी के कोर इश्यूज़ को समझते हैं, और बहरहाल एक यूनिफॉर्म की एक अपनी वो एक होती है आउटलुक। तो ये तमाम तर चीज़ें जो एस्पायर करते हैं वो पुलिस के अंदर आएँ। आप पब्लिक की बड़ी खिदमत कर सकते हैं इसके थ्रू, और आप उन तमाम इश्यूज़ को डील करते हैं जो हाईली सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं। तो आपको एक ये ख़ुद को भी एक खुशी महसूस हो रही होती है कि यार आज मैंने फ़लाने की जान बचाई है, आज मैंने फ़लाने को जो है वो इंसाफ दिलाया है। तो ये एक जो आपको रियलाइजेशन होती है ना, इससे बेहतर रियलाइजेशन कोई भी नहीं है। ये चंद एक प्रोफेशंस के अंदर आपको मिलती है। मतलब आप डॉक्टर हैं तो आप किसी की जान बचा रहे हैं, या आप पुलिस वाले हैं, या आप कोई और किसी भी महकमे में हैं। तो ये पुलिस उन चंद महकमों में से है जिसके पास आपसे 3 गुना एज वाला जो बुज़ुर्ग है, मतलब 90 साल का बुज़ुर्ग अगर मेरे पास आके कहता है कि जी सर आप मेरे माई बाप हैं, तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, मुझे इस काबिल समझा है कि 90 साल का बुज़ुर्ग मुझे कह रहा है कि जी आप माई बाप हैं, जिसके पाँव को मुझे हाथ लगाना चाहिए। Exactly. तो ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी हुई है, और ये इस इज़्ज़त की खातिर अगर आप पुलिस में आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ, और आप फिर इसी तरह ही लोगों को सर्व करें और रिटर्न करें। और दूसरी बात कि आपके इदारे के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा है, आपके बच्चे बड़े वाइब्रेंट हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, और बड़ा उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर भी।
और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपके साथ और भी सेशंस होंगे फ्यूचर नहीं, के अंदर। पुलिस अगर अवाम की खिदमतगार है तो हम पुलिस की खिदमतगार हैं। हम तो चाहते हैं कि आईएसपी और पंजाब पुलिस का रिलेशन जो है वो दोस्ताना बुनियादों पर स्ट्रॉन्ग हो। इंशाल्लाह जी, ज़रूर। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हसन साहब के साथ बातों में वक्त का मुझे तो बिल्कुल पता नहीं लगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, आईएसपी पाइंदाबाद। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ आईएसपी स्टूडियो।